तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। ये हमारा छठा पार्ट है। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने कई सारे पार्ट फ्री कर चुके हैं हम 10th क्लास की। अब हम छठा पार्ट शुरू कर रहे हैं। छठा पार्ट शुरू करने से पहले देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जो छठे पार्ट के अंदर हमारे काम आएंगी। अगर हमने सीधी प्रश्नावली स्टार्ट कर दी और क्वेश्चन आंसर करने लगे तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं अगर इनके बिना हमने सीधे किया तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए मैंने बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत की है। बस थोड़ी सी हमें स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। तो देखिए सबसे पहले सर्वाक्षम किसे कहते हैं। सर्वाक्षम का मतलब होता है दो आकृतियां जो बिल्कुल बराबर है। जैसे एक हमने ये आकृति बनाई, एक ये आकृति बनाई, ये दोनों बिल्कुल बराबर है तो इसे कहेंगे हम सर्वाक्षम। लेकिन हमारे इस चैप्टर के अंदर सर्वाक्षम के बारे में चर्चा नहीं है, बल्कि सर्वाक्षम तो हमारे 9th क्लास के अंदर चर्चा थी। इसके अंदर मोस्टली चर्चा है समरूप की। समरूप का मतलब है आकृति तो सेम है लेकिन आकार अलग अलग है। जैसे ये मैंने गोला बनाया, ये मैंने गोला बनाया, यहाँ पर ये दोनों गोले हैं यानी इनकी आकृति सेम है, बट यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब आकृति सेम हो बट यहाँ पर इन दोनों का साइज अलग अलग हो तो इसे समरूप कहते हैं। यहाँ पर आकृति सेम है बट साइज अलग अलग है। जैसे ये है अपने एक वर्ग है और ये भी अपने एक वर्ग है, दोनों सेम है साइज के अंदर, दोनों सेम है डिजाइन के अंदर, आकृति के अंदर, बट यहाँ पर दोनों का साइज अलग अलग है। तो दोनों का साइज चूंकि अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो लेकिन है दोनों की आकृति एक जैसी यानी वर्ग है। इसमें भी चारों लाइनें बराबर, इसमें भी चारों लाइनें बराबर, तो ये आकृति समरूप आकृति कहलाती है। त्रिभुज का एग्जाम्पल लें, ये एक त्रिभुज, ये एक और त्रिभुज, दोनों है तो सेम यानी इसे अगर हम बड़ा करें तो ये ऐसा ही होगा। लेकिन फिलहाल ये छोटा और ये बड़ा है बट इनकी आकृति सेम है, इसीलिए इन्हें कहेंगे समरूप। ये तो हो गया अपने समरूप वाला। समरूप के अलावा एक परमेय इसके अंदर काम आएगी। परमेय देखिए इसके अंदर कौन से काम आएगी हमारी, इसके अंदर परमेय, ये परमेय 6.8, ये बड़ी आसान परमेय, अभी हम आपको इसको भी पूरी डिटेल से समझेंगे, फिलहाल खाली शॉर्ट फॉर्म में। ये त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में नीचे वाली लाइन के समांतर एक और लाइन जा रही है जैसा कि इसमें है, तो इसमें ये दोनों लाइनें, ये और ये दोनों लाइनें ए डी बटा डी बी बराबर होगी इन दोनों लाइनों की, ए ई बटा ई सी। ये परमेय कहती है, परमेय 6.1। कैसे, ये हम अभी इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। समरूपता के नियम, यानी कब दो त्रिभुज या दो चीजें समरूप होंगी। फिलहाल त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो कब दो त्रिभुज समरूप होंगे। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों के मतलब तीनों ही कोण बराबर है, ये कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। ए का मतलब कोण एंगल और एस का मतलब साइड यानी भुजा यानी कि लाइन। अगर तीनों ही कोण बराबर है मतलब समरूप है। अगर दो कोण भी बराबर है तो भी समरूप है। अगर तीनों लाइनें बराबर है या तीनों लाइनों का अनुपात बराबर आ रहा है, जैसे ये एक त्रिभुज, ये एक और त्रिभुज, इसकी ये लाइन है 5, ये है 10, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 6। अब ये लाइनें तो देखने में बराबर नहीं है बट यहाँ पर इनका अनुपात, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का अनुपात 5/10, इन दोनों का अनुपात 2/4 और नीचे वाले दोनों का अनुपात 3/6। 5 को 10 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अनुपात तीनों का आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये दोनों भी समरूप है। तो लाइन तीनों बराबर होना जरूरी नहीं है, बस तीनों का अनुपात सेम हो जाएगा तो भी ये समरूप ही कहलाएंगी। और एस ए एस यानी कि दो लाइनें और एक कोण बराबर है। लाइन में जरूरी नहीं बराबर, यहाँ भी यही वाला रूल काम करेगा। अगर लाइन समान ये अनुपात बराबर है, कोण एक बराबर है और दो लाइनों का अनुपात बराबर है तो भी इसे समरूप माना जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट इसके अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी। इस पाइथागोरस प्रमेय को भी देख लेते हैं। वैसे ये 9th क्लास 8th क्लास और शायद 7th क्लास से भी शुरू हो जाती है, फिर भी एक बार इसे देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसके अंदर देखो ए मतलब आधार नीचे वाली लाइन, अल मतलब लंब ये सीधी वाली लाइन, और के का मतलब कर्ण बाहर वाली लाइन। इसके अंदर इन दोनों लाइनों को जोड़ने पर ये आएगा और घात तीनों की 2-2 आएगी। ये नियम है, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये 5 है और ये अपने 12 है, तो ये लाइन हम कैसे निकालेंगे, 5 और 12 को जोड़ दो, ये तीसरी वाली लाइन आ जाएगी, बस घात आएगी तीनों की 2-2। 5 की घात 2, 5 गुणा 5 25,
12 की घात 2, 12 गुणा 12 144 बराबर की 1 की घात 2। 25 और 144 हो गए 169 बराबर की 1 की घात 2। घात 2 हटाने के लिए दूसरी तरफ वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल यानी ऐसे अभाज्य गुणनखंड और फिर 2 2 के ग्रुप, 13 का पहाड़ा 13 बार, 13 एकम 13, ग्रुप बना 13 का, तो इसका उत्तर आया 13, कर्ण आएगा इसके अंदर 13, 5 12 13। तो ये हमारे 5 वो बेसिक चीजें थी जो इस चैप्टर के अंदर बार बार काम आएंगी। अब हम इसकी प्रश्नावली 6.1 यानी सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 जो है वो खाली जगह रिक्त स्थान का है और आगे हमें दोनों जो ऑप्शन है वो भी दिए हुए हैं, यानी इन दोनों के अंदर से एक हमें भरना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं? सर्वाक्षम या समरूप। सर्वाक्षम का मतलब होता है बिल्कुल सेम, साइज भी सेम, सब सेम। और समरूप का मतलब होता है डिजाइन तो सेम है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन साइज उनका छोटा बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा। अब व्रत जो है सभी व्रत तो देखो दुनिया के अंदर एक मैंने ये व्रत बना दिया, एक ये व्रत बना दिया, क्या ये दोनों व्रत सर्वाक्षम यानी बिल्कुल बराबर है? नहीं, ये दोनों समरूप है, यानी कि डिजाइन तो सेम है, दोनों गोल है, बट दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। सर्वाक्षम का मतलब एग्जैक्ट सेम और समरूप का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, बल्कि डिजाइन एक जैसा है, लेकिन उनका आकृति यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये है सारे सर्वाक्षम नहीं बल्कि समरूप होते हैं। पहली खाली जगह की हमने लिख दिया समरूप। दूसरी खाली जगह सभी वर्ग क्या होते हैं? यहाँ नहीं खींचने का मतलब है कि ऊपर वाले यहाँ लिखे हुए समरूप या सर्वाक्षम। तो सभी वर्ग, ये एक वर्ग, ये दो वर्ग, वही बात जो व्रत के अंदर फॉर्मूला लगाया था। क्या सभी वर्ग सर्वाक्षम यानी बराबर होंगे? नहीं, छोटे बड़े होंगे। लेकिन अगर वर्ग है तो इसका मतलब दिखने के अंदर तो ऐसे ही होंगे ना, एक जैसे, बट दोनों छोटे बड़े होंगे, साइज सेम नहीं होगा, तो ये भी समरूप। दूसरा वाला भी समरूप। दो गए। तीसरा, सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है दो लाइनें सेम और समबाहु का मतलब होता है तीनों लाइनें सेम। ठीक है, तो समद्विबाहु का मतलब दो लाइन सेम और समबाहु का मतलब होता है तीनों लाइन सेम। अगर दो त्रिभुज हैं जिनकी दो लाइनें सेम है तो वो समरूप होंगे, या तीन लाइनें सेम है तब वो समरूप होंगे। तो देखिए दो लाइन या तीन लाइन, इसके अंदर हमें क्या करना है? कहाँ गया ये? एक तो है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी दो लाइनें सेम है, और एक ये समबाहु त्रिभुज, लाइनें इसकी भी दो सेम है, इसकी भी दो लाइन सेम है, इसकी भी दो लाइन सेम है, बट ये आपस में सर्वाक्षम नहीं है। देखो ये थोड़ा इस तरफ ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है, ये झुका हुआ नहीं, थोड़ा लंबा दिख रहा है। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज है वो सर्वाक्षम नहीं, वो समरूप नहीं होते। तो बचा क्या? समबाहु त्रिभुज। तो यही हमारा उत्तर है, समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों लाइनें सेम है। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं हो समानुपाती और बराबर। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि कोण जो है वो तो हमें चाहिए बिल्कुल बराबर, और लाइनें जो है वो बराबर होना जरूरी नहीं। अगर समानुपाती यानी अनुपात बराबर है तो भी काम चल जाएगा। लाइनों में अनुपात से काम चल जाएगा, कोण एग्जैक्ट बराबर चाहिए, कोणों में हमें अनुपात नहीं चलेगा। पहला सवाल हल हो गया। इसका दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2। देखिए इसके अंदर निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी दो तो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिनमें आकृतियां समरूप है और दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिनमें समरूप नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि 10th के साथ मजाक हो रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए दो आकृतियां जो समरूप है, एक दो, ये दोनों आकृतियां समरूप है, यानी कि डिजाइन एक जैसा है बट इनका साइज अलग अलग है। लेकिन हमें पूछा है दो उदाहरण, तो चलो एक और दे देते हैं। ये इसे बिल्कुल सीधा कर दे तो ये और ये, दोनों का डिजाइन सेम है बट यहाँ पर दोनों का साइज अलग अलग है। तो ये तो हुआ अपने समरूप का। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया और एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, दोनों त्रिभुज है और समरूप नहीं है, यानी इनका डिजाइन एक जैसा नहीं है। वर्ग के अंदर एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया। दो ऐसी आकृतियां बनाने जो समरूप है, दो ऐसी बनानी है जो समरूप नहीं है। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमें पूछा है निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दो आकृतियां दी हुई और हमें पूछा ये समरूप है या नहीं। तो समरूपता के लिए देखो दो चीज चाहिए, लाइनें अनुपात में और कोण बराबर। तो पहले लाइनों का अनुपात देख लेते हैं। ये लाइन है 1.5 और ये है 3, 1.5 3, ये लाइन 1.5 और ये 3, 1.5 3, 1.5 यानी 1.5। ये इधर वाली लाइन 1.5 और इधर वाली 3, 1.5 3, नीचे वाली 1.5 ये 3, 1.5
3। देखो लाइनों का अनुपात तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बट अब देखो कौन बराबर है क्या, ये कौन 90 डिग्री का। ये जो लाइन इस तरीके की ये आकृति बनी हुई है, ये 90 डिग्री का निशान है, 90 डिग्री का सिंबल है, इसका मतलब ये कौन 90 डिग्री का है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, चारों कोण 90 डिग्री का है। बट यहाँ पर कोई 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है नहीं, इसका मतलब ये चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है। ये कोण 90 डिग्री के है, ये 90 डिग्री के नहीं है, तो इसके अंदर चूंकि कोण बराबर नहीं है, इसके अंदर कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ये हमारी इस सवाल का उत्तर है। तीसरा सवाल हो गया प्रश्नावली पूरी। तो प्रश्नावली भले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारा पाठ अभी काफी लंबा है। इसके अंदर प्रमेय 6.1, अब ये समझते हैं, क्योंकि प्रमेय 6.1 वो प्रमेय है जिसके नाम से इस पाठ के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को डराया जाता है कि ये बहुत हार्ड प्रमेय है, मुश्किल प्रमेय है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, देखो बहुत आसान है। अगर हम बिल्कुल शुरू से देखें तो एक मेरे पास त्रिभुज है ABC, मैंने इसके समांतर में बीच में एक लाइन खींच दी DE। अब हमें यह साबित करना है कि ये वाली लाइन बटा ये वाली लाइन बराबर है ये वाली लाइन बटा ये वाली लाइन के। देखो बहुत आसानी से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नीचे इन दोनों को आपस में मिला दूंगा और इन दोनों को आपस में मिला दूंगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर 1/2 तो आ गया, आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। आधार ले लेते हैं ये वाली लाइन AD। त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का नाम निकाल रहे हैं तो इसका नाम होगा ADE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार होगा अपने AD। याद रखिएगा हम ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ऊपर वाले का। तो आधार हो गया AD, 1/2 गुणा AD गुणा, अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो ऊंचाई हमें चाहिए बिल्कुल सीधी। अगर हम इस त्रिभुज को उठा के नीचे रखें तो देखो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इस प्रकार का बनेगा तो इसमें हम ना तो ये ऊंचाई ले सकते हैं ना तो ये वाली ऊंचाई ले सकते हैं। हमें त्रिभुज के अंदर ऊंचाई चाहिए सीधी। तो हम यहाँ पर मन से एक सीधी ऊंचाई खींच देंगे और नाम दे देंगे इसे ABCDE। के बाद हम नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं हमारी मर्जी। तो इसकी ऊंचाई होगी EM। ये तो हो गया ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब एक बार मैं ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालूंगा, एक बार ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालूंगा। बस इस बार इधर से नहीं बल्कि इधर से, इस तरफ से, इस बार इधर की जगह इस तरफ से निकालूंगा। आएगा तो सेम बराबर आएगा, लेकिन इधर की जगह मैं इधर से निकालूंगा। बस ये करना है। इधर से अगर हम निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो ये निकलेगा 1/2 गुणा, इधर से निकाला तो इसका आधार हो गया अपने AE और एक ऊंचाई इधर से बना दो। अम के बाद अन नाम दे दो, DN। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां तक का हमारे सारी चीजें हो चुकी है, यहां तक हो गई। अब इसके बाद यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आए, तो एक बार तो पीछे जाकर के देखे वीडियो के दोबारा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। ऊपर का क्लियर है। अब नीचे का मामला देखते हैं। नीचे वाले त्रिभुजों में हमें दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो ये और ये वाली लाइन, यानी जो ये इधर वाला ये जो त्रिभुज बन रहा है, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और एक ये और ये वाली लाइन, यानी एक बार ये यहां से यहां तक का और एक बार ये यहां से यहां तक का। इन दोनों त्रिभुजों का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। पहले इधर वाले का निकाल लेते हैं, फिर इधर वाले का निकाल लेंगे। इधर वाले का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल आएगा, पहले त्रिभुज का नाम BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, इसमें आधार है DE गुणा ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई कौन सी लाएंगे, एक बार इस त्रिभुज को उठा करके इधर रख के देखो। एक बार DE नहीं, सॉरी, हम इसके अंदर आधार लेंगे DB।
इस त्रिभुज को उठा के इधर रख के देखो तो ये अपने बनेगा कुछ इस प्रकार का, थोड़ा सा झुका हुआ। तब इसमें हम ऊंचाई कौन सी लेंगे? ऊंचाई होती है हमेशा सबसे हाईएस्ट पॉइंट से लेकर नीचे तक की, ये वाली ऊंचाई होगी। तो इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई ये ई एम मानी जाएगी, ई एम। इसी प्रकार अब हम इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार तो यही है डी ई, और इसमें ऊंचाई क्या मानी जाएगी? ये वाली डी एन। यहां तक क्लियर है? हमें 4 तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लिए। अब देखिए, अब मैं इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात करूंगा, और वो दोनों अनुपात बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? मन से ही बराबर है। देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैंने शुरुआत में क्या कहा? इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार इधर से और एक बार इधर से निकालेंगे। तो ये शुरुआत वाले दोनों तो सेम है, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, और ये बाद वाले दोनों भी सेम है। आप कहेंगे ये कैसे सेम है? ये तो अलग अलग है। तो ये इसलिए सेम है क्योंकि त्रिभुज भले ही 2 हैं, लेकिन इन दोनों का आधार एक है। जब एक आधार पर 2 त्रिभुज बने, ये एक आधार, इस पर मैंने एक त्रिभुज इधर बना दिया और एक त्रिभुज अपने इधर बना दिया, तो आधार एक है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एम बटा 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एम बराबर 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एन बटा 1/2 गुणा डी ई गुणा डी एन। देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 काट दो, 1/2 1/2 काट दो, ई एम काट दो, डी एन काट दो, बचा क्या? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा डी ई। ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई के बटा डी ई के। इन दोनों का बटा बराबर है इन दोनों के बटे के। आ गया। यही तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें सिद्ध करना है। जब स्टार्टिंग के अंदर पार्ट शुरू किया था, वहीं पर मैंने कहा था कि प्रमेय 6.1 आएगी, जिसके अंदर हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का बटा बराबर है इन दोनों के बटे के। और यही हो गया, बटा यानी अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यही प्रमेय 6.1 है। तो प्रमेय 6.1 सिद्ध करने का सवाल है, तो इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है। और जहां तक बात रही नोट्स की, तो ये तो देखो आपकी किताब में मिल जाएगा, कॉपियों में मिल जाएगा, हर जगह पर ये तो मौजूद होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे डिटेल के अंदर नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन समझने के हिसाब से किया है कि हमें पहले चारों के क्षेत्रफल निकालने हैं। ये थोड़ा यूनिक तरीका है, थोड़ा अलग है। इस तरीके से आपको और ये कहीं पर नहीं मिलेगा। हमें चारों के एरियाज निकालने हैं, क्षेत्रफल, और ये दोनों चूंकि बराबर है और ये दोनों चूंकि बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को आपस में बटे में लिख देना है। इन दोनों को बटे में लिख दिया, इन दोनों को बटे में लिख दिया, जो कट रहा था उसे काट दिया, जो बचा ये बचे, इधर ये 2 बचे, यही हमारा इसका उत्तर है। प्रमेय 6.1 भी पूरी हो चुकी है। तो प्रश्नावली 6.1 और प्रमेय 6.1 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, आकृति में डी ई समांतर है बी सी के। देखिए जो आपको बीच में ये जो देखने में 11 लग रहा है, हो सकता है बैक बेंचर्स या कमजोर बच्चे इसे देखे तो उन्हें लगे कि ये डी ई 11 बी सी लिखा हुआ है। यहाँ पर 11 नहीं है, ये जो डबल लाइन है, इन डबल लाइन का मतलब है समांतर। ये समांतर का सिंबल यानी कि निशान है, समांतर का निशान। समांतर का मतलब होता है कि 2 ऐसी लाइनें जिन्हें आप कितना भी आगे बढ़ाओ वो कभी नहीं मिलेंगी, आप कितना भी पीछे ले जाओ वो मिलेंगी नहीं। जैसे ये 2 लाइनें हैं, अब मैं इसे कितना भी आगे बढ़ाऊं, कितना भी पीछे ले जाऊं, ये मिलेंगी नहीं। अगर मैंने ये 2 लाइनें खींची तो पीछे तो नहीं, लेकिन आगे जाने पर तो ये मिल ही जाएगी। तो ऐसी लाइनें जो कभी ना मिले उसे समांतर कहते हैं, और ये सिंबल समांतर का है। तो हमें ई सी व ए डी ज्ञात करना है। ई सी कहाँ गया? ई सी इसके अंदर ये वाला पता नहीं है, तो हम इसे मान लेंगे x, और ए डी इसमें ये वाला पता नहीं है, तो इसे चलो y मान लेते हैं। इसे x मान लिया और इसे y। सबसे पहले फर्स्ट इसे हल करते हैं। हमें अभी पिछली जो प्रमेय 6.1 हल की थी वो इसीलिए हल की थी क्योंकि वो इस पूरी प्रश्नावली के अंदर काम आएगी। देखिए कैसे, उसमें मैंने कहा था कि इन दोनों को अगर हम बटे में लिखें 1.5/3, वो बराबर होगा इन दोनों के बटे के 1/x। बस अब इसे हम हल कर लेंगे, जो हम 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं।
सबसे पहले x नीचे है, हमें x ऊपर चाहिए। x ऊपर करने के लिए वैसे फॉर्मूला तो ये कहता है कि x को उधर भेजो फिर इसके पास वाले को इधर भेजो। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ x को ऊपर करने के लिए। x को आपको ऊपर करना है तो आप इसे उल्टा लिख दो, x ऊपर लिख दो और एक नीचे। लेकिन गणित के अंदर हम मन से एक तरफ कोई भी चीज नहीं कर सकते। गणित के अंदर आप इधर उल्टा करेंगे तो आपको इधर वाले को भी उल्टा लिखना पड़ेगा। 3/1.5। क्लियर है? नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता। 1.5 का 3 में भाग करेंगे तो 1.5 का 3 में भाग पॉइंट वाली भाग 3 1.5। पॉइंट एक नंबर आगे सरकाने के लिए आपको इधर भी पॉइंट एक नंबर आगे सरकाना पड़ेगा। अब इधर तो आगे संख्या ही नहीं, संख्या नहीं तो 0 लगा दो। पॉइंट एक नंबर आगे, ये पॉइंट एक नंबर आगे, भाग बची है अपने 15 और 30 का, 15 दूनी 30, यहाँ है अपने 2। तो इसके अंदर x बराबर 2, ये अपने 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट में भी सेम चीज, इन दोनों का बटा सेकंड वाले के अंदर y बटा 7.2 बराबर होगा इन दोनों के बटे के 1.8 बटा 5.4। पॉइंट दोनों में एक एक नंबर आगे सरका देंगे। ये यहाँ भी पॉइंट हट गया, यहाँ भी पॉइंट हट गया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। यहाँ बचा अपने y बटा 7.2 बराबर 1/3। y का मान निकालना है तो y के आसपास जो भी है उसे उठाकर बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। y के नीचे 7.2 है, नीचे है भाग में, तो नीचे वाले को अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा गुणा में 7.2। 1 से गुणा करके कोई मतलब होता है? नहीं होता। तो हमारे पास बचे 7.2 भाग 3, 7.2 भाग 3। 3 के बारे में 7 2 बार, 3 दूनी 6, 7 नहीं मतलब 6 2 बार, 1 2। जैसे ही पॉइंट के बाद वाली संख्या उतरेगी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 3 चौक 12, 2.4। तो ये लाइन कहाँ गई? y वाली लाइन आएगी अपने 2.4। फर्स्ट आई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये आया 2.4। इस तरीके से प्रमेय 6.2 की सहायता से हमने ये सवाल हल कर लिया। पहला सवाल अपना पूरा हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद इसका प्रश्न नंबर 2 भी हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 के अंदर में करना क्या है। प्रश्न नंबर 2, क्या EF समांतर QR है? मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर हमें PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके समांतर लाइन EF दी हुई है और हमें पूछा है कि क्या ये लाइन समांतर है, ये लाइन और ये लाइन। कब? जब चारों लाइनों का मान ये हो, चारों का मान दिया हुआ है। सबसे पहले PE 3.9, PE कहाँ पर है इसके अंदर? ये रहा P, ये रहा E, मतलब PE ये वाली लाइन है, कितनी दी है? 3.9, 3.9 और EQ, E से Q तक 3, PF ये P ये F 3.6, F R 2.4, ये F ये R 2.4। अब हमें पूछा है कि क्या ये दोनों लाइनें समांतर है। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों लाइनें अगर समांतर हो तो इनका अनुपात बराबर आता है। हम इस प्रमेय का उल्टा कर देंगे। अगर हमें इनका अनुपात बराबर आया, अनुपात चेक करेंगे, अगर बराबर आया तो हम कहेंगे समांतर है, और अनुपात बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे ये समांतर नहीं है। अनुपात चेक करते हैं, ये इसके नीचे ये आंसर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट 3.9 बटा नीचे 3 बराबर, इधर ऊपर क्या आएगा? 3.6 और नीचे 2.4, 3.6 और 2.4। यहाँ पर दोनों में एक एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। और यहाँ पर क्या आया? 3 क्या बाहर में 3.9, भाग करके देख लो। 3.9 3 में, 3 1 कम 3, पीछे बचा 0, उतारा 9। जैसे ही पॉइंट के बाद वाली संख्या नीचे उतरेगी यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। 3 तरीका 9, इधर तो आया 1.3 और इधर क्या आया? 2/3, 3 2 2 1 कम 2, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, पीछे बचा 0, इधर आया 1.5। क्या ये दोनों सेम है? क्या आपको ये सेम नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मुझे तो यहाँ पर 1.3 और यहाँ पर 1.5 नजर आ रहे हैं। चूंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें समांतर नहीं है। अब हम दोबारा यही चित्र बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, और सारे नाम यही लिखेंगे PQR और ये E और ये F। और अब इस बार जो मान दिए हुए हैं वो रखेंगे, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे समांतर है, बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं है। तीसरे के अंदर भी यही करेंगे। ये दोनों मैं हल नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये पॉइंट आप हल करेंगे। फिर कोई डाउट बच जाए तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं, जो कि हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनसे भी हमें पूछ सकते हैं। हम पहले आपको ट्राई करेंगे, क्योंकि गणित के अंदर सिर्फ देखने से नहीं बल्कि ट्राई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम चीज़ों को हल कर पाते हैं। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2।
तो चलिए अब इसका सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है आकृति 6.18 के अंदर यदि लाइन कौन सी अल, लगता है यहाँ गलती से सिर्फ हम लिख दिया, अल समांतर है सी बी के, और अन जो है वह अन जो है वो समांतर है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बटा ए एन बटा ए डी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ये चित्र है, हम इस चित्र की बात करें। मैंने इस चित्र को दो हिस्सों में बांट दिया, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, ताकि हम इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम ये जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर है तो इसका मतलब इन दोनों को बटा में लिखेंगे बराबर इन दोनों का बटा। ये हमने पिछले सवाल के अंदर और प्रमेय के अंदर भी हल किया था। इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा भी आपस में बराबर होगा। उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था इन दोनों का बटा ए एम बटा कहाँ गया एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर होगा इन दोनों के बटे के ए एल बटा अल सी, ए एल बटा अल सी। यहाँ पर एक चीज तो और ही एक्स्ट्रा है, यानी कि हमें यहाँ पर नीचे एम बी नहीं बल्कि ए बी लेना है। नीचे यहाँ पर हमें ए एम की जगह ए बी लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिया कैसे। वैसे तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम नीचे पूरी वाली लाइन लेंगे ना तो इधर भी हमें नीचे पूरी वाली लाइन लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई कि हमने लिया कैसे, तो आप सीधा इतना कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं कि इसके बटे में हम ये पूरी लाइन और इसके बटे में ये वाले पूरी लाइन लेंगे। लेकिन कैसे, एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि हम क्यों लेंगे और किस प्रकार लेंगे। देखिए इसके बटे में ये ए एम, इसके बटे में हमें लिखनी है ये वाली लाइन। हम ये वाली लाइन लिखने की जगह, ये इधर वाली लिखने की जगह मैं लिखूंगा ए बी माइनस ए एम, क्योंकि ए बी में से अगर ए एम चला गया तो ये वाली लाइन बचेगी ए बी माइनस ए एम बराबर। ठीक काम मैं इस तरफ करूंगा ए एल और बटा के अंदर लिखूंगा ए सी माइनस ए एल। यहाँ तक क्लियर है। नीचे दो संख्याएं हैं प्लस माइनस में, यानी माइनस में, प्लस में या माइनस में एक ही चीज है। नीचे दो संख्याएं दोनों माइनस में, इसका मतलब ये ए एम जो है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। यहाँ पर ये ए एल जो है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ए एम बटा ए बी माइनस ए एम बटा ए एम बराबर ए सी, सॉरी ए एल है ऊपर, ए एल बटा ए सी माइनस ए एल बटा ए एल। ए एम से ए एम कटेगा एक आएगा, ए सी से ए एल से ए एल कटेगा एक आएगा बराबर कि इस तरफ भी माइनस एक, इस तरफ भी माइनस एक, माइनस एक माइनस एक आपस में कट जाएगा। पीछे बचा क्या, ए एम बटा ए बी बराबर ए सी बटा ए एल बटा ए सी, ए एम बटा ए बी ए एल बटा ए सी। ठीक है, इट्स क्लियर। अब यहां तक हमारा आ गया ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा ए सी के। कैसे आया, परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से क्लियर है। अब नीचे वाले में हम सेम काम करेंगे, ए एल बटा ए सी बराबर ए एन बटा ए डी। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ए एल बटा ए सी बराबर ए एन बटा ए डी। इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, और ये भी आया किससे, परमेय 6.1 से। इट्स क्लियर है। अब देखिए कहाँ गया मैं, ए एल बटा ए सी इसमें भी है, ए एल बटा ए सी इसमें भी है। तो जब ऐसी कोई समीकरण आए या ऐसी कोई चीज आए जिसके अंदर हमें दो समीकरण, दोनों के अंदर एक साइड बराबर, देखो इधर भी एक साइड ए एल बटा ए सी है और इधर भी एक साइड ए एल बटा ए सी है। जब दो समीकरण ऐसी है जिसके अंदर एक जैसी चीज हो, इधर भी एक जैसी चीज है और इसमें भी एक जैसी चीज है, तो हम इन दोनों को हटाकर बाकी वाली दोनों चीजों को बराबर कर देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये इधर वाली चीज ए एम बटा ए बी बराबर है ये इधर वाली चीज के ए एन बटा ए डी के। और देखिए सवाल के अंदर ये तो हमें सिद्ध करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इसके आगे हम लिख देंगे एच पी यानी हैज बीन प्रूवन। ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमें बस ये सिद्ध करना था और हमने ये चीज सिद्ध कर दी। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तीसरा सवाल हमारा हल हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के जो सवाल है हमें करना तो सब है,
प्रश्नावली 6.2 चल रही है, तीसरा सवाल इसका हल हो चुका है। ये पूरी प्रश्नावली करेंगे, फिर 6.3 करेंगे, इसके बाद कई सारे पार्ट और भी करने हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें, कई सारी चीज़ें हमें जल्द से जल्द फ्री करनी है। टाइम हमारे पास कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस के बाद मॉडल पेपर करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, और मैथ कवर हो गया तो इसके बाद हमें साइंस भी करनी है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, और सिर्फ देखने से नहीं बल्कि मैथ के अंदर में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ देखें नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ इसे देखते रहेंगे तो हमें आ जाएगा। सिर्फ देखने से नहीं, देखने के साथ थोड़ी सी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे लिख कर रफ कॉपी में, तब ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। तो सिर्फ देखिए नहीं, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। और अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें ताकि सारी चीज़ क्लियर हो पाए।